मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे कंटिन्यू अगर बने हुए थे मेरे पूर्व वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं, सत्य सत्य होता है और खाली स्थान होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप पहली बार बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को एक मॉडल आदर्श क्वेश्चन पेपर को बताऊंगा, जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए किस तरह से आते हैं प्रश्न, उनका मैं आप लोगों को एक डेमो के साथ, यानी कि आपको एक फुल स्टडी के साथ बताऊंगा, जिसको कि आप कंटिन्यू बने रहिए। आपको 3-4 पार्ट में मिलेंगे अलग अलग प्रश्नों को हल करने का। तो आप लोगों को चलिए मैं मॉडल प्रश्न पत्र क्यों ले चलता हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को मिलेगा कुछ इंस्ट्रक्शन में, आप लोगों को परीक्षा में कैसे लिखना है और किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें भी बताते हुए चलता हूं। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और कंटिन्यू आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में भी बने रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और अब बड़ी आसानी से आप कक्षा 10वीं बोर्ड को अच्छे अंक के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि आप लोगों के लिए इस सत्र का प्रश्न पत्र लिखा रहेगा। इसमें जैसे कि ये सब्जेक्ट वगैरह हैं ऐसे ही लिखे रहेंगे। पूर्णांक इसमें इंपॉर्टेंट आता है, पूर्णांक 75 अंक का रहेगा आप लोगों का प्रश्न पत्र और 25 अंक का आप पहले से अपने प्रोजेक्ट वर्क के रूप में जमा कर चुके हैं, उसका आप लोगों को नंबर मिलेगा। समय 3 घंटा रहेगा आप लोगों के पास। प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद बनाने शुरू करने। आप लोगों को इसके लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलता है और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अनिवार्य निर्देश है, इसमें देखिए सही प्रश्न का कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ आपके प्रश्न में मिलेगा। आप उस बात को बड़े ध्यान से देख लीजिए और अभी से समझ लीजिए, ताकि वहां जाकर के उस लाइनों को पढ़ना ना पड़े और आप अभी से जानते रहें। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के 3 खंड मिलेंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और इस तरह से आपको 15 अंक ऐसी 1 नंबर वाले मिल जाएंगे। उसके बाद 2 से 6 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले होंगे और इसमें 2 से 6 माने कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 5 प्रश्न, यानी कि 10 नंबर के ये प्रश्न तुम्हारे हो गए, 15 नंबर के ये प्रश्न हो गए तुम्हारे। उसके बाद देखिए 7 से 10, 7, 8, 9, 10, 4 प्रश्न 3 अंक के हैं, तो इस तरह से ये 12 अंक का हो गया। आप अंकों का विभाजन अपने मन में अच्छे से रखिए। चैप्टर वाइज आप लोगों का विभाजन होता है अलग से, आप उसको देखिए और उसके हिसाब से जिस चैप्टर से जितने अंक के प्रश्न निर्धारित हैं उसके आधार पे आप लोग पढ़िए, उतने अंक का पढ़िए। जैसे कोई चैप्टर में अगर छोटा प्रश्न है तो वहाँ पे बड़े प्रश्न की तैयारी महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से किसी चैप्टर से अगर बड़ा प्रश्न आता है तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान नहीं देना है, वहाँ बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना है। इस तरह से आप अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए भी आप अच्छे अंक की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 से 14, 11, 12, 13, 14, 4 प्रश्न 4-4 अंक के होंगे, ये 16 अंक का हो गया। और 15 एवं 16 2 प्रश्न हैं जो कि 5 अंक के हैं, तो 5 दूनी 10 अंक का हो जाएगा। और 17 एवं 18 वो 2 प्रश्न जो होंगे वह 6-6 अंक के होंगे, तो 6 दूनी 12 अंक का ये हो गया। इस तरह से इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए। तो इस तरह से आप 75 अंक के प्रश्नों को अब हल करने के लिए तैयार हो जाइए और प्रश्न के स्वरूप कैसे आते हैं ये आप लोग बड़े ध्यान से देखते जाइए। जैसे कि सबसे पहले आएगा प्रश्न 1 में 3 खंड होंगे, अ, ब और स। अ खंड में सही विकल्प चुन करके लिखने वाला आएगा, ब में रिक्त स्थान वाला आएगा और स में सत्य सत्य आएगा। हो सकता है कभी कभार आप लोगों को सही संबंध जोड़े वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ऐसा अभी तक तो बहुत कम हुआ है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसे प्रश्नों को भी आप जानते रहें। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को किसी किसी चीज़ों को बनाना पड़ता है और किसी किसी चीज़ों को हम देख करके भी डायरेक्ट जान सकते हैं। अगर आप मेरा पिछला बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे तो आप कुछ प्रश्नों को देख करके भी ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। इसलिए अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है 9, 5, 1, ऋण 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कम होते जा रहा है। तो इसका सारांतर क्या होगा, इसका तो प्रथम पद ए हो गया, यहाँ पे भी कुछ सीख लीजिए। पहला पद ए होता है वो कितना है, 9 है। सारांतर जो है वह 5 ऋण 9 करना है, यानी कि द्वितीय पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो द्वितीय पद में क्या है, 5 है और प्रथम पद में 9 है, तो इसको आप घटाते हैं तो -4 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 वाला हो जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से रखिए। उसके बाद देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चतुर्थ चतुर्थांश माने इस तरह से हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ।
आप लोगों को थोड़ा विस्तृत जानकारी भी देते चल रहा हूँ ताकि आपको दूसरा प्रश्न ऐसा बड़ी इजीली से बन जाए। तो ये चतुर्थांश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया y डैश। इसका पूछ रहे हैं, इस इधर क्या है, x अक्ष को पहले लिखते हैं धनात्मक है, y अक्ष को बाद में लिखते हैं, इधर वाला ऋणात्मक होता है। तो ये कंडीशन में मिलने वाला x y हमारे लिए आंसर होगा, यानी कि इसका स होगा। अब आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे ब्याज को सीधा सीधा पूछा गया है, मिश्रधन यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो मिश्रधन परिपक्व राशि में मिश्रधन है लास्ट में जो आप लोगों को मिलता है। तो मिश्रधन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हिंदी वर्ड में ए से करते हैं, और उसके बाद मूलधन को पी में करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दर को आर में प्रदर्शित करते हैं, और समय जो होता है एन होता है यहाँ पर। इन चीज़ों का आप लोगों को एक सूत्र याद होगा तो अच्छी बात है, तुरंत मिल जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर इसका आंसर सी है, ये जानना चाहिए। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, देखो बड़े आराम से। मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 का घात समय, ये है। इस चीज़ को इस रूप में लिखा गया है, तो इसलिए आप लोगों को इस रूप में भी जानना है। a इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n, ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए आप लोगों को मैं बताया था परिवर्तन सूत्र वाला 6 ठो बताया था, जैसे कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो इस तरह से 6 जो सूत्र हैं वो अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पर डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। sec 90 - थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec के साथ कौन आता है, कोसेक आता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, है ना। जैसे साइन के साथ कॉस आया, कॉस के साथ साइन आ जाएगा, और टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये परिवर्तन सूत्र वाला जो है 90 - थीटा वाला में इसमें कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब आता है वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल। इसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, आप लोगों को पता है। तो यानी कि हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल चाहिए। तो इसका होता है C/A होता है, आप लोगों को पता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जानिए कि इसका C/A होता है, और पूर्व वीडियो में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल देखा कीजिए। यहाँ पर आता है तो C का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये C है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मानक समीकरण से जो लेते हैं ax वर्ग धन bx धन c वाला से, तो ये भी C है। तो C के जगह पे क्या है, 3 है, और A के जगह पे 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सारे चीज़ों को जान सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या करते हैं। अब ये 5 प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों को ये बता दूँ, देखिए ये 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 5 प्रश्न 5 नंबर के हो गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप से थे। अब आपको नेक्स्ट 5 प्रश्न क्या मिलेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला मिलेगा। इन 5 प्रश्न में भी आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आप सारे प्रश्नों के जवाब सही सही दिए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में द्विघातीय बहुपदों में, माने कि 2 घात वाला है, सीधी सी बात है। जहाँ पे 2 घात है उसमें मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे, यानी कि जिसको हम शून्यक भी बोलते हैं, ठीक है। तो द्विघातीय में बहुपदों में कितने, 2 शून्यक होते हैं। अब देखिए वित्तीय वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है। आप सब लोगों को ऐसे ही जानते रहते हैं कि मार्च महीने में सब कार्यकलाप जो अकाउंट से संबंधित है, पैसे के लेन देन से संबंधित है, ये सब चीज़ों को मार्च में समेटा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। तो इसलिए कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल माह से शुरू होता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है, अप्रैल से होता है, और कहाँ तक चलता है, मार्च तक चलता है। उसके बाद फिर नया 17 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। ये वित्तीय वर्ष के मामले में गिना जाता है, कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर तो जनवरी से चलता है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे 3 sin 17, इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। 17 × sec 73। अब यहाँ पर हम लोग sec 73 को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप लोगों को अगर इसका कन्वर्सेशन या व्युत्क्रम सूत्र मालूम होगा तो ये sec का क्या होता है, cos होता है। ये cos 73 हो गया। अब इसको बदलना है, देखिए 3 sin 17 अपान cos को cos लिख दिए। अब 73 को क्या लिखेंगे, 90 - 17 लिख सकते हैं। और अभी मैं बताया हूँ cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 3 sin 17 अपान sin 17 हो गया। नीचे का ये कन्वर्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक में। तो इसको काट देंगे तो क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कभी कभी एक नंबर में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत करने से आप बिल्कुल मत घबराइए, इजी होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर खाली स्थान वृत्त खींचे जा सकते हैं। आप लोगों को पता है इस तरह से हमारे 3 असंरेख बिंदु हैं, तो इससे सिर्फ केवल एक ही वृत्त खींचते हैं। इस तरह से इसके लंब अर्धक वगैरह खींच करके यहाँ से ये डिस्टेंस ले करके हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये तो रफ है, मेरे हाथ से जैसे ही बन रहा है, अब उसको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वृत्त नहीं खींचे जा सकते। अब आते हैं
एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। इसके लिए थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। एक शंकु की त्रिज्या, शंकु कैसे होता है उस चीज को समझ लीजिए। इस तरह से होता है। इसकी त्रिज्या 2 है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई जो है वह यहाँ से सीधा स्ट्रेट वाला ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई L हो गया। L निकालना है, यानी कि अगर हम ये 90 डिग्री लेते हैं नहीं, होता ही है। तो ये इसका आधार हो गया और ये इसका ऊंचाई हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है वह हमारे लंब के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस सूत्र में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पे क्या है, L है। तिर्यक ऊंचाई जिसको कि ले रहे हैं बराबर L का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 4 चौं 16 धन 3 तिया 9, 16 9 25। L वर्ग बराबर 25 है, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25 यानी कि 5। यानी कि उसकी तिर्यक ऊंचाई जो हो गई वह कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा मेहनत लगता है, उस बात को ध्यान दीजिए और मेहनत करने से मत चूकिए। अंताजी मत लिखिए किसी भी आंसर को। गलत होने के चांस 99% होता है और सही होने के चांस 1 होता है। इसलिए आप लोग पूरा मेहनत कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये 5 नंबर का और हो गया तैयारी आपका, ठीक है। आप 10 नंबर की तैयारी कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से ही है और प्रश्न क्रमांक 1 का स सेक्शन से देखिए, जहाँ पे सत्य असत्य को हम लोग लेकर के चलते हैं। ये 5 अंक के भी प्रश्न ऐसे आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। तो आप बड़े ध्यान से देखते रहिए और करते जाइए। समय क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कोई भी एक लिखिए, दोनों नहीं लिखना है, आप लिखे देखिए। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, 2 सम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, ये संभव है क्या। जैसे उदाहरण के लिए 2 धन 2 बराबर 5, ऐसा होगा, विषम संख्या आएगा, नहीं आएगा, है ना। 2 और 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। इसलिए आप लोग क्या नहीं कर सकते, ये जो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है ये असत्य कथन है। नेक्स्ट में देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है बोलता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यहाँ पर वर्गों के बराबर दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया। उसके बाद देखिए, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप लोगों को बता दूं, ऐसा वृत्त है, ये बाहर है, यहाँ से जब हम खींचते हैं स्पर्श रेखा तो सिर्फ 2 ही होता है, तो 4 नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी असत्य कथन हो गया। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, स्वाभाविक है, ऐसा कई बार बताया जा चुका है। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से जान लीजिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ही होते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये सत्य होगा। अब आता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। आप लोगों को ये सूत्र याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सूत्र है, जबकि कई प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में भी हम लोगों को उपयोग करना पड़ता है, यानी कि ये भी सत्य है। तो इस तरह से आप लोग पूरे 15 नंबर के 1 नंबर वाले प्रश्न अब बना चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन करते रहे और आगे अध्ययन करते रहिएगा, यही बोलूँगा। चूँकि आप लोगों के अब 2 नंबर के प्रश्न आएंगे जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और उसके बाद 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसा जैसा आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वहाँ पे जो मिला शुरू में पढ़े हैं आप, वो आप अच्छे से ध्यान में रखिए और आप अच्छे से ऐसे ही देखते रहिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।